Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this show, we talk about issues, events happening in Mumbai, Maharashtra, and India. In every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We say there is a conflict in democracy between abiding law and arbitrary power. The test of every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or physical one kept together by force. Today in our program, we have guests from the Congress and the BJP. From the Congress, we have Arshad Azmi Sahab, and from the BJP, we have Shelar Sahab. You know Shelar Sahab. Welcome to the show, sir. Welcome to the show. Sharad Pawar Sahab ne, we'll start with Sharad Pawar Sahab ne kaha ki the winds of change have come. Shelar Sahab, the winds of change have come and the MVA is going to storm the BJP. Yani MVA ek saath ladegi and BJP is going to find it tough. Pawar Sahab ka कहना है कि look, पूरे जितने by-elections हो गए, teachers constituency हो गए, कस्बा हुआ है, it is sending a trending mark that Uddhav Bana Sahib Thackeray ji ka vote Bana Sahib Thackeray ji ko milega and MVA will storm. Your comment, Shelar Sahab. Shelar Sahab, can you hear me? Shelar ji, can you hear me? Arshad Azmi Sahab, can you? Shelar Sahab, can you hear me? Arshad Azmi ji, namaskar. Arshad Azmi, I think Vinod Shelar ji का हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप ही बताइए कि अब शरद पवार साहब ने कहा the winds of change have come. MVA is going to storm. Arshad Azmi Sahab, MVA is going to win the battle against BJP in all elections including 2024. आज हमारे साथ राजीव बजाज साहब नहीं है, कुछ काम से मसरूफ हो गए, आ नहीं पाए. How do you see it, Arshad Azmi साहब? शरद पवार जी के स्टेटमेंट कैसे देखते हो आप? अरशद आजमी जी. देखिए, पवार साहब ने जो बात की आज है वक्त की जरूरत है, क्योंकि देश में जिस हो गए हैं, जिस तरह से अलोकतांत्रिक, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस तरह से बर्ताव कर रही हैं, जिस तरह से लोगों के मूल्य अधिकारों पर हमला कर रही हैं, तो ये विपक्षी पार्टियां जो लोकतंत्र में विश्वास रखती. We are having a sound with the problem with the sound. The engineers can kindly look into it. Azmi साहब बोलिए, we can hear you. आवाज आई मेरी अभी? Yes, yes, very clear. हाँ, तो मैं ये जो कह रहा था कि मतलब चूंकि आज ये सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में विश्वास रखती हैं, वो सभी ये चाहती हैं कि मिलकर इस शक्ति का मुकाबला किया जाए जो देश के लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करना चाहते हैं. तो पवार साहब चूंकि इस न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के एक सम्मान्य नेता हैं और हालात को बखूबी समझने का हुनर उन्हें आता है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग उनकी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और बहुत जल्द देश में तमाम ऐसी ताकतें जो लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहती हैं, एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्ति का मुकाबला करेंगे. आज आजमी साहब, अशोक चौहान जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया. अशोक चौहान जी एक सैफरन स्कार्फ पहने हुए थे. उन्हें बोला ये सैफरन स्कार्फ जो है ये उद्धव सेना है. बोले कि ये घड़ियाल जो है, घड़ियाल हमारे ये है एनसीपी के शरद पवार जी के, एनसीपी जो हमारे एमवीए के पार्टनर है, और मैं खुद कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं. तो बोले कि ये है एमवीए और एमवीए विल विन एवरी बैटल. और कैसे देखते हो आप? अभी शरद पवार साहब बोले, अशोक चौहान जी कांग्रेस के लीडर है, आज सभा में उन्होंने क्लियर कट कहा कि वी आर गोइंग टू फाइट ऑल इलेक्शंस टुगेदर. आजमी साहब, मैंने पहले भी कहा कि देखिए, ये वक्त की जरूरत है. सभी ऐसी तमाम सेकुलर ताकतों को जो भारतीयता में यकीन रखती हैं, जो भारत देश के संविधान में, उसके लोकतंत्र में यकीन रखती हैं,
न सिर्फ यकीन रखती हैं बल्कि उसके जरिए चलाए जाने वाली पिछली तमाम हुकूमतें जो हैं वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी जैसी ही ताकतों की थी जिन्होंने इसकी रक्षा भी की है। और जहां तक देखिए सैफरन रंग का सवाल है, तो कोई भी रंग, उस रंग का कोई जात मजहब नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, रंग रंग होता है। और ये भारत देश ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके अनेकों रंग हैं, और जब तमाम रंग एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो भारत बनता है। तो अब इस पे किसी अलग पार्टी का, किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं है। ये तो रंग है सभी लोगों को, जो जो रंग सभी लोगों को पसंद आते हैं और वो उस रंग को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ये सैफरन रंग जो है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल भारत के सभी लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, जो चौहान साहब ने भी किया और जिसका उन्हें पूरा अधिकार भी है। Shilar Sahab, you're welcome to the show. Vinod ji, Thank you. how are you? Thank you. नमस्कार. फाइन आप कैसे हैं? वेरी गुड, एक्सेलेंट. आज वी आर मिसिंग बजाज साहब, आज पहुंच नहीं पाए कुछ काम से. विनोद जी, यू हर्ड अरशद आजमी स्पीक. आजमी साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं. उन्होंने कहा ही इज echoed शरद पवार जी स्टेटमेंट दैट द winds of change have come. शरद पवार साहब ने बोला कि the winds of change have come and the winds यही सिग्निफाई कर रहा है कि MVA is going to overtake the BJP in every election to 2024. शेलार साहब, कैसे इसको कन्फ्रंट करोगे आप? ये ख्याल ही पुलाव है और उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, और उनको ये कहना भी पड़ेगा क्योंकि वो अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो कार्यकर्ता में जोश कैसे आएगा। एक इलेक्शन क्या जीत गए, उनको लग गया कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये इलेक्शन, अगर एक इलेक्शन बीजेपी हार गई तो दूसरा इलेक्शन भी जीता है। साउथ हमने नॉर्थ ईस्ट में भी 2 स्टेट में हम जीते और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। ये इकट्ठा एमवीए लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी जो एमएलसी का इलेक्शन अभी कुछ महीने, 1 महीने पहले हुआ, उसमें क्या हो गया वो हमने देख लिया है कि कितने एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा एक दूसरे के ऊपर विश्वास कितना है। खुद कांग्रेस में नाना पटोले जी और उनके मंत्री साहब, इनके आपस में कितने खिंचातान है ये हमने देखा। अभी आज भी एक कांग्रेस शिवसेना के एमएलए ने वो बेलगांव के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया, पार्टी क्या बोल रही है और वो क्या स्टेटमेंट जय बेलगांव जय कर्नाटक बोल रहा है। ये शिवसेना के अंदर के प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, अभी जब नैया डूबती है तो तिनके का सहारा लेने का हर व्यक्ति काम करता है। हमें भी थोड़ा स्ट्रांग विपक्ष आएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एकदम पूरे फुल टॉस मिलते रहेंगे तो मजा नहीं आता है। कभी कभार अच्छा बॉल डालने वाला बॉलर मिल गया तो बैटिंग को भी मजा आती है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है ये बात की। आजमी साहब, उनका कहना है कि अच्छा बॉलर चाहिए, अच्छा बैट तो मैच ठीक हो जाएगा, अच्छा बैट्समैन चाहिए तो ही मैच ठीक होगा। वो कहना कि ऑपोजिशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होगा ही तो ठीक होगा। तो इस चीज को कैसे देखो, जिस प्रकार से बीजेपी ने आज के तारीख में उन्होंने वो आशीर्वाद यात्रा निकला, एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना को रिप्रेजेंट करते, दोनों मिलकर पूरे मुंबई में वो यात्रा चला दी है। और उसके बाद शायद एकनाथ शिंदे जी पूरे महाराष्ट्र के दौरा करने वाले धनुष बाण चिन्ह लेके। अरशद आजमी जी, कहां तक तैयारी है कांग्रेस का आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, जो अभी शेलार साहब ने कहा कि विपक्ष अच्छा होना चाहिए और इस तरह की जो बातें, उससे वही भारतीय जनता पार्टी का अहंकार झलकता है। 5 या 10 साल ज्यादा से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास महाराष्ट्र में उठा लिया जाए तो मुझे लगता है कि 10 या 12 साल महाराष्ट्र में हुकूमत रही होगी। और जो अभी धोखे से बनी है, ये 6 महीना पहले उसके पहले एक बार 5 साल और वो सरकार में रहे, और उसके बाद अगर इसमें देख लिया जाए सेंटर में, तो सेंटर में भी तकरीबन 15-16 साल ही सरकार रही होगी। 15-16 साल की सरकार में इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी में आ गया है कि वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और दूसरी बातें जो वो कह रहे हैं। मैं हमारे साथी को ये बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा में जिस इलेक्शन का जश्न मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, उस त्रिपुरा का अगर आप रिजल्ट उठा के देखें तो 44 सीटें थी वहां पर, जो घटकर 32 से 33 पर आ गई। मुझे तो नहीं लगता ये कोई जश्न का माहौल था। धीरे धीरे 1-2 सीटों से सरकार बच गई, 1-2 सीटें और कम होती तो फिर सरकार
सरकार नहीं बना पाते। तो देखिए इस तरह की बातें करना, अहंकारी बातें करना, यही सब बातें जो है वो देशवासियों को अच्छी नहीं लग रही है। लोगों को यही यही चीजें जो है वो बार बार ये कहने पर मजबूर कर रही है कि ये कोई ऐसी ताकत मुल्क पर आ गई है जो लोगों की भावनाओं को दबाकर हुकूमत करना चाहती है। टीएमसी इलेक्शन हो या महाराष्ट्र इलेक्शन हो, जिस तरह भी कांग्रेस पार्टी, उसके दूसरे सहयोगी साथी जो है, राष्ट्रवादी हो गई या कांग्रेस शिवसेना पार्टी हो गई, मिलकर सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि जब कभी भी मुल्क में या प्रदेश में कोई मुसीबत आती है तो उसका सामना एक साथ मिलकर ही किया जाता है, और आने वाले वक्त में हम इनका सामना एक साथ मिलकर ही करेंगे। और पिंपरी चिंचोड़ या कस्बा की जो बाई इलेक्शन था, उसके पहले अंधेरी में जो बाई इलेक्शन हुआ, वहां भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इस डर से अंधेरी में विड्रॉ कर लिया क्योंकि पता था वहां जमानत जब्त हो जाएगी, और फिर कस्बा में ये चुनाव हार गए और बड़ी मुश्किल से जो है पिंपरी चिंचोड़ में चुनाव जीते। मैं शेलार साहब जो है वो उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी जीत का इतना ही यकीन है तो फिर मुंबई शहर में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को क्यों देरी की जा रही है, उसे क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप जीत सकते हैं तो कराइए ना चुनाव। अभी साफ हो जाएगा कि मुंबई शहर, मुंबई कर किसके साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी या शिंदे ग्रुप के साथ खड़ा है या महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा है। लेकिन मैं आपको आखिरी बात ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव सिर्फ इस डर से टाल रही है कि इस चुनाव में जो इन्हें करारी शिकस्त, जो करारी हार होगी, उसका असर पार्लियामेंट के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को टालते जा रही है। शेलार साहब, you're delaying the elections, the BJP is delaying the elections because आप हारने वाले, कांग्रेस का ये इल्जाम है। उद्धव ठाकरे जी ने बार बार ये बोला कि चुनाव रख के दिखाओ, कांग्रेस भी वही कह रहा है कि चुनाव रखो, नतीजा आपको मालूम पड़ेगा। शेलार साहब, डिले क्यों हो रहा है? Why is the BJP delaying the elections? देखिए, मैं जवाब दूं क्या इनका? बिल्कुल बिल्कुल सर। शेलार साहब, हेलो, हाँ बोलिए शेलार साहब। देखिए ऐसा है, अभी चुनाव जो आगे जा रहा है उसका कुछ टेक्निकल न्यायालयीन प्रक्रिया चालू है, इसके लिए है। हम तो 100% रेडी है चुनाव के लिए, क्योंकि अभी हमारी सरकार आके 7 महीना नहीं हुए, मिरेकुलस रिजल्ट हमने दिए। आप देखिए, मुंबई में इतने सालों तक शिवसेना का राज था, यानी एमवीए के एक पार्ट का राज था। हम 7 एसटीपी प्लांट लगा रहे। मुंबई शहर का पानी समंदर में गंदा ही जाता था इतना साल। हमारे समुंदर कई किलोमीटर किनारे से दूषित रहता था, उसको साफ सुथरा करने का काम हम कर रहे हैं। इसके लिए करीबन 20,000 के आसपास करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। आज मुंबई में खड्डे, या खड्डे में मुंबई, इस तरह का सोच मुंबई का रखता है। आने वाले 2 साल के बाद आप देखोगे मुंबई के शहर में खड्डे आपको ढूंढने पड़ेंगे। इस गड्ढों से हम मुंबई को मुक्त करेंगे। करीबन 400 किलोमीटर के रास्ते, सीसी रोड 6,000 करोड़ खर्चा करके हम करेंगे और मुंबई को गड्ढे से मुक्त करेंगे। ये लोग नहीं कर पाए। अभी सुशोभीकरण, मुंबई की ब्यूटीफाई करना, चौक पदपथ हो, आपके अलग अलग छोटे छोटे किले हो, यहाँ तक के लेके समुद्र के जो नजदीक के पार्ट्स है, इन सबके 500 काम मुंबई शहर में भी जोरों से चल रहे हैं। कितने सारे काम अभी ये बजट में आप देखोगे, ये मुंबई में पहले बार दिव्यांगों के लिए हम लोग बीएसटी से फ्री उनके लिए प्रवास के लिए सुविधा कर रहे हैं। ये कभी हुआ ही नहीं। आम आदमी के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए हम सोचते हैं, ये इसका एक प्रतीक है। अभी ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, गरीबों के लिए हम क्या करते हैं, तो तृतीय पंथियों के लिए भी इस टाइम बजट में हमने तृतीय पंथियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स चालू करने का तय किया है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक देखने का। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्कीम था स्वनिधि, यानी जो अपने रास्ते में रेकड़ी वाले रहते या फेरी वाले रहते, उनको मदद के लिए इनके राज्य में सिर्फ 8,000 लोगों को मिला, और अभी हम 6 महीने में करीबन 1.25 लाख लोगों तक हमने 10,000 से 20,000 तक के लोग, उनको विदाउट गारंटी, उनको अपने पैर पे और खड़ा होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग लोन दिए। तो अलग अलग माध्यम से आज मेट्रो की हाल क्या है? मेट्रो अगर हमारा राज होता तो शायद मेट्रो अभी तक कंप्लीट हो गया होता। कम से कम जो 3-4 जो मेन
मेट्रोस की लाइन है वो कंप्लीट हो गई होती। लेकिन इन्होंने हर चीज में विकास के विपरीत जाना, अपनी बात को मनवाने के लिए और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मुंबई करके विकासों में कैसे अड़चन निर्माण करे, इस तरह का काम किया। स्मार्ट सिटी मोदी जी ने लाया, इसको विरोध किया। एलईडी मोदी जी ने लाया, उसको विरोध किया। समृद्धि महामार्ग पहली बार आया, उसको विरोध किया। मेट्रो साउथ मुंबई में आने के टाइम उसको विरोध किया। तो सिर्फ विकास के काम को विरोध करना इनका काम है। हम तो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, हम तो विकास करेंगे और इलेक्शन 100% जीतेंगे। और इस टाइम मुंबई में बीजेपी और मित्र पक्षों का मेयर आएगा, इसमें कुछ भी गहराई नहीं है। चला आजमी साहब, देखो उनका हेलो? आरोप है, बीजेपी का आरोप है, आप सिर्फ डिले करते हो प्रोजेक्ट। आप अगर डिले नहीं करते तो 14 मेट्रो लाइन अब तक हो जाता। तो ये डिले करने का सिलसिला क्या है आजमी साहब? आप डिले क्यों करते हो प्रोजेक्ट्स को? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से सत्ता का मजा ले रही थी। मुंबई में सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, जो अब इन्होंने कहा हमारे साथी ने, तो ये कारपोरेशन कौन चला रहा था? भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में हुकूमत भी थी। किसने रोका मेट्रो के काम को? कहाँ एक कोई भी एक ऐसी बात बता दें जहां कांग्रेस पार्टी ने या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कारपोरेशन के अंदर ऐसे जो विकास के जो काम हो रहे थे, माइक्रो टनल का काम हो रहा है और कोस्टल रोड बन रहा है, ये तमाम जो काम हो रहे हैं, ये एक जगह कहीं ये बता दें कि वहां पे कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई बाधा खड़ा की है। इतने 20 साल से भारतीय जनता पार्टी मुंबई कारपोरेशन में, मुंबई महानगर पालिका में राज कर रही थी। तब इन्हें ख्याल नहीं आया कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। सिर्फ 2-2.5 साल, जो ये पिछले 2-2.5 साल गए हैं जब महाविकास आघाड़ी ने अपनी सरकार बनाई है, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी कारपोरेशन में शिवसेना के खिलाफ नहीं थी। आपको मैं ये बता देता हूं, तब भी ये कारपोरेशन में वहीं खड़े थे। और जो कंक्रीट का भी जो नया रोड इन्होंने कहा कि 6,400 करोड़ रुपए का नया टेंडर हुआ है, किस तरह से वो टेंडर हुआ है? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को, ईगल इंफ्रा नाम का एक कंपनी है, उस अकेले एक कॉन्ट्रैक्टर को ये पूरे मुंबई शहर के 6,400 करोड़ रुपए के टेंडर जो थे, सिर्फ एक ही कंपनी को अलॉट कर दिए गए। क्या पूरे मुंबई शहर में एक साथ एक कंपनी इतने सारी सड़कों के काम कर पाएगी? आज वर्क ऑर्डर जारी कर भी कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उस कंपनी ने अभी तक मुंबई में सड़कों का काम शुरू नहीं किया। अगर ये 2-3 कंपनियों को अलग अलग टेंडर बना के 2-3 कंपनियों को ये काम अलॉट किए गए होते, तो वो तमाम कंपनियां अपने अपने मैन पावर लगाकर अब तक मुंबई शहर में वो सड़कों का काम शुरू हो गया होता। लेकिन चूंकि उससे कमीशन उठाने की वजह से या अपने किसी आदमी को टेंडर देने की वजह से, जो कुछ भी हो, ये इल्जाम हमेशा भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर लगाती रही है, तो अब उस पर भी ये इल्जाम तो लगेगा ही लगेगा। तो जो भी वजह हो, लेकिन जिस तरह से वो टेंडर किया गया, वो साफ और साफ ये संकेत देता है कि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है, और इसी कारण सिर्फ एक कंपनी को दिया गया। अब मुझे बताइए, वो कंक्रीट के रोडों का काम जो डिले होगा, वो किसकी वजह से डिले होगा? विपक्ष की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई गलत पॉलिसी की वजह से, जो सिर्फ एक ही कंपनी को उठा के वो टेंडर दे दिया, इस वजह से डिले होगा साहब। तो देखिए, विकास के जितने भी काम हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें कौन बाधा डालता है? लेकिन आप अगर उसको गलत पॉलिसियों से बना देंगे, गलत तरीके से लागू कर देंगे, जैसे आपने नोटबंदी लागू कर दी थी, जैसे आपने जीएसटी को लागू कर दिया, देश का विकास रुक गया, लोग आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ गए। तो प्लान बनाना, कोई स्कीमें बनाना, विकास के कोई कामों के नए प्रोग्राम लाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आप उसे लागू किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपकी नीति गलत है, आपकी नीयत गलत है, तो फिर आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को आज मुंबई शहर में जो नजर आ रहा है। आज क्यों कोई मुंबई कर, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप जो मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, पता लगाइए, सर्वे करा लीजिए, लोगों में आक्रोश है इस बात का कि किस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई, किस तरह से लोगों को, एमएलए को डरा धमका कर अपनी तरफ लेकर गए। तो लोकतंत्र की, देखिए साहब, एक बात समझ लीजिए कि हिंदुस्तान जो है, उसकी नींव, उसकी बुनियाद लोकतंत्र पे है, जहां व्यक्ति की आजादी सबसे बड़ा मायने रखती है। आज वो आजादी धीरे धीरे खत्म हो गई है। वो विकास, अभी राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया गए, वहां अपना कैम्ब्रिज गए थे, उन्होंने उसमें यही बात कही थी
बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाओं के नाम भी लिए कि भाई ये योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन उन योजनाओं का इंप्लीमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, और एक दो योजनाओं के मुकाबले में देश के लोकतंत्र से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर एक दो योजनाएं अच्छी भी हैं, उसके बावजूद ये देखना पड़ेगा कि देश में लोकतंत्र अपनी ताकत के साथ खड़ा है या उसे कोई दबा रहा है। आजमी साहब जबरदस्त। शेलार साहब, एक्यूजेशन ऑफ नॉट ओनली द कांग्रेस बट ऑल्सो आदित्य ठाकरे कि ये 400 किलोमीटर रोड जो आप बना रहे हो, ये डेवलपमेंट के नाम पे करप्शन है। बोले कैसे बनाएंगे? जो कार्टेलाइजेशन के बात किया, दे टॉक्ड अबाउट कार्टेलाइजेशन, दे टॉक्ड अबाउट करप्शन, दे टॉक्ड अबाउट किकबैक्स, दे सॉट ये ठीक नहीं है मुंबई के लिए, और एक टाइम फ्रेम में आप कैसे बनाओगे? शेलार साहब, चार्जेस बहुत ग्रेव है। कार्टेलाइजेशन का आरोप तो हम उनके ऊपर कर रहे हैं। इतने सालों में बीएमसी में कार्टेलाइजेशन हो रहा था, इसके लिए अच्छे क्वालिटी के रोड बनते नहीं थे। बहुत परफेक्टली प्लान करके कॉन्ट्रैक्टर एक साथ में बैठे थे, अधिकारी साथ में बैठते थे, एरिया में आप भीड़ करो, हम लोग नीचे का टेंडर भरेंगे, इधर आप ऊपर का डालो, हम नीचे का भरेंगे, इस तरह से काम होता था। और वही कॉन्ट्रैक्टर जो ब्लैक लिस्टेड है वो भी काम करते थे। ये पहले बार हो गया। तो नेशनल रोड जो बनाते हैं, तो नितिन गडकरी और ये सब बनाते हैं, वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें उतर रहे। अभी इनके उतरने से इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो गलत काम नहीं करेंगे और इनको अपने कॉन्ट्रैक्टर को लाना है, एमबीए वाले को, इसके लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो कार्टेलाइजेशन को तोड़ने का काम तो हमने किया है, और हमने उसके लिए लोग नाराज होंगे वो भी ध्यान में था, फिर भी हमको अच्छा काम करना है, इसके लिए हम कर रहे हैं। अभी मेरे साथी ये कह रहे थे राहुल गांधी ऐसा बोल रहे, राहुल गांधी ऐसा बोल रहे। राहुल गांधी का दर्द ये है, राहुल गांधी जी के पिताजी ये कहते थे, जब मैं 1 रुपया सेंटर से दिल्ली से भेजता हूं तो उसमें से 15 पैसा ये जिसको मिलना चाहिए उसके पास पहुंचता है। अभी मोदी जी के जमाने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, डीबीटी, जितना पैसा दिल्ली से आता है उतना ही डायरेक्ट पहुंचता है। आज हम किसानों को करीबन 2 लाख करोड़ के ऊपर पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर में दे चुके, लोगों के खाते में है। कोविड में महिलाओं के खातों में हर महीना 500 रुपया अलग जाता ही था। और जो भी चीजें होती है ये डीबीटी में जाती है, तो बीच के बिचौलियों को तकलीफ होती है, और यही कांग्रेस का रोना है कि उनको पहले वाला अपना खेल खेलने को मिलता नहीं है। ये इनका प्रॉब्लम है। और ये बार बार हमसे कह रहे हैं कि भाई हम लोग इतना काम करें, शिवसेना ने इतना काम किया, तो फिर आपके म्युनिसिपैलिटी में जो लीडर है राजा जी, ग्रुप लीडर के विरोध में बोलते हैं, आप अभी शिवसेना का साथ दे रहे हो, तो फिर वो क्यों चिल्ला के बीएमसी में बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप महाराष्ट्र के लेवल पे बात करते हो तो अलग बोलते हो, आपका लीडर, आप क्या शिवसेना के दोस्त हो तो फिर महानगर पालिका में अलग बात क्यों करते हो? यानी क्या बोलते हो, माहौल देख के बात करने का ये बात कर रहे हो। थोड़ा सा और बोलता हूँ, जीएसटी का बात आप कर, अरे भाई जीएसटी से नुकसान हो गया। कौन सा नुकसान हो गया भैया? 1.5 लाख करोड़ रुपया इस महीने में जीएसटी जमा हुआ है। वन विंडो सिस्टम लाई है, आप लोग इतना साल में ला नहीं पाए, हमने वो करके दिखाया है। और ये जीएसटी में कितना टैक्स होगा ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं तय करता है, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर आके बैठकर उसके ऊपर से डिस्कशन लेते हैं पूरे इंडिया के, तो हर एक को बोलने का चांस है। और आपको क्या बताऊं, ये जीएसटी की वजह से ही टैक्स पे करने वाले लोग इस देश में बढ़े हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपके राज में इस देश में 3 से 3.5% लोग ही टैक्स भरते थे, बाकी टैक्स की चोरी होती थी। अभी मोदी जी के जमाने में जीएसटी भरने के कारण जो टैक्स जो चोरी करते थे वो सरफेस आउट हो गए, और 7.5 से 8% लोग टैक्स भरते हैं। देश अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये ज्यादा टैक्स आया इसीलिए इस बजट में 7 लाख तक लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, इस तरह का प्रावधान हो रहा है। टैक्स की स्लैब भी कम कर दी, लोगों को रियायत दी, तो हम तो देश को विकास के पास लेके जा रहे हैं। कड़वे गुड़ जरूर पिला रहे हैं, लेकिन देश के फायदे के लिए, अंतिम व्यक्ति के फायदे के लिए आप लोग इतने सारे ये कर नहीं पाए
और इसलिए हम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें मालूम है कुछ लोगों को तकलीफ हुई तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें देश के अंतिम व्यक्ति का हित देखना है। हम हमारा टारगेट लेके चलते रहेंगे और आम आदमी को बेनिफिट देंगे। शेलार जी, अभी आजमी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा लिया। आजमी साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी के जो कैम्ब्रिज के उन्होंने जिक्र किया, जहां लोगों को पूरे दुनिया देखा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संविधान खतरे में, द कॉन्स्टिट्यूशन itself is in threat, the basic structure of the constitution is in threat. He said judges और जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है। ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल सर आजमी साहब, पहले मैं शेलार साहब से पूछता हूं, फिर आपके पास आ जाता हूं। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट, तो राइट विंग एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया। ये राहुल गांधी जी का एक जबरदस्त स्टेटमेंट है कैम्ब्रिज में, और पूरी दुनिया सुना है वो, बिकॉज कैम्ब्रिज से जो भी होता पूरा दुनिया। तो पहले मैं शेलार साहब के पास आता हूं। शेलार साहब, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इश्यूज को उठा लिए, इज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट? इज द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट? ये कोई तूफान स्टेटमेंट है, जबरदस्त स्टेटमेंट है आप बोल रहे हो। ये हमारे लिए फिक्र की बात है। एक पार्टी का एक कैंडिडेट जो अपने को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कहता है, वो अपनी देश की समीक्षा बाहर जाके करता है, वो भी गलत बैकग्राउंड के ऊपर। ये सच में उस पार्टी ने सोचने की बात है। ऐसा कहते हैं जिस देश में अच्छे काम करने वालों को शाबाशी मिलती है और बुरे काम करने वालों को शिक्षा मिलती है, वही देश आगे जाता है। अगर देश में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को चूस रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई न करे तो किसी के ऊपर कार्रवाई करें। आप बुरा काम मत करो, आप करप्शन मत करो, आप शेयर कंपनियां मत बनाओ, आप हर चीज में किकबैक लेने का सिस्टम बंद करो। आपके ऊपर क्यों कार्रवाई होगी? और इतने साल ये कांग्रेस कर नहीं पाई, इसके लिए प्रॉब्लम है। अभी हर चीज में इनको अलग दिखता है। अभी ये इलेक्शन में एक सीट चुन के आ गए, एक सीट हार गए, अभी क्यों ये नहीं कर रहे? बैलेट पेपर के ऊपर अभी क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? यहाँ जीते तो बैलेट पेपर सही रहता है, बाबा यहाँ पर मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, मशीन सही है। यानी इनके फायदे का जब भी काम होता है तब सही रहता है। जब एजेंसियां गलत काम करने वाले को पकड़ती है और उसके ऊपर शिक्षा, उसको पनिशमेंट करती है, तब इनको दुख होता है। इनके एक मंत्री है जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, इनके कार्यकाल में गृह मंत्री जेल में जाता है, कमिश्नर जेल में जाता है, दूसरा मंत्री जेल में जाता है। ये कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है। अभी उसके बारे में भी हम हाथ ऊपर रखे। अगर हमने देखिए क्या हो रहा है मालूम है, इनका डर देखिए। बीजेपी के कोई मंत्री पर केंद्र में ये आरोप नहीं कर सकते, ना इनके पास कोई पुरावा है, ना बोल सकते, लेकिन कंटिन्यूसली इनके एक लोग दायरे में आ रहे हैं। और हमने सोचा है, मोदी जी ने सोचा है, उनको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जो भी काम देश के लिए वही करना है। तो गलत काम को शासित करना है हमारा काम ही है। हम उनको पनिशमेंट देंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जितने भी देखिए ऐसा है, अलग अलग एजेंसी है, जो भी एजेंसी जिसको जिसको जो जो काम दिया है वो पहले बार कर रही है। इंग्लिश में एक वाक्य है, वी आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव डन, बट वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर नॉट वी हैव डन। यानी हमको सिखाया जाता है कि हम जो करते हैं उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमारी क्षमता होने के बाद भी जो काम हम नहीं करते उसके लिए भी हम जिम्मेदार है। हम शासन पे है, तो हम शासन के होने के बाद भी हमारे पीछे कुछ गलत हो रहा है, उसके ऊपर अगर हम कुछ नहीं करते तो भी उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार हमको समझते हैं, इसके लिए काला काम करने वाले के विरोध में हम काम करते रहेंगे। हम सभी विरोधी पक्षों को कहेंगे, अभी मोदी का राज है, गलत काम छोड़ दे, अच्छा काम करे, हम आपको भी शाबाशी देंगे। आजमी साहब सुनिए, बीजेपी का आलोचना है वो स्टेटमेंट पर। राहुल गांधी, उन बीजेपी जैसे शेलार साहब कह रहे हैं कि ही थरोली डिनाउंसेस राहुल गांधी स्टेटमेंट। बोले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कौन खतरे में, कौन सा जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है? आजमी साहब बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट का असलियत क्या है, व्हाट इज द ट्रू फैक्ट्स। आजमी साहब देखिए,
मैं पहले पहले एक इस बात का जवाब दे दूं कि कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं कर रही हैं, ईडी और दूसरे लोग, उस पर इन्होंने कहा कि करप्शन होगा, गलती करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उससे पहले कई ऐसे विधायक, कई ऐसे मंत्री थे जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही थी, जिसको ईडी ने नोटिस दे रखा था, जो अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की सरकार का हिस्सा है। उन पर वो कार्रवाई क्यों रोक दी गई? उनके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी उसे क्यों रोक दिया गया? कलकत्ता में शारदा चिट फंड का सबसे बड़ा मुलजिम शुभेंदु अधिकारी, उसके ऊपर जो नोटिस गया था, उस पर कार्रवाई क्यों बंद कर दी गई? आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनको जो नोटिस गई थी उस पर कार्रवाई क्यों बंद कर दी गई? देश में लाखों करोड़ रुपया जो है वो LIC और दूसरे तरीकों से जो निवेश होकर रखा था अडानी की कंपनियों में, अडानी के शेयर क्यों गिरे? अडानी ने कौन सी ऐसे शेल कंपनियों ने पैसा लगाया था जो अडानी कंपनी डिफेंस में भी काम कर रही है, उस पर मॉरिशस के जैसे मुल्क से, मॉरिशस जैसी जगह से शेल कंपनियां पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं और उस पर क्यों कोई इंक्वायरी नहीं होती? क्या ये लोगों ने कोई गलती नहीं की? पहले तो ये था कि खुद भारत सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि जितनी भी शेल कंपनियां थी उन सबको तकरीबन बंद कर दिया गया। 32 शेल कंपनियां जो है विनोद अडानी की पाई गई, जिन्होंने अडानी कंपनी में पैसा लगाया था, शेयर खरीदे थे। उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? और जहां रहा बात, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र, माइनॉरिटीज को लेकर जो सवाल उठाए राहुल गांधी जी ने माइनॉरिटीज को लेकर सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने टोटल लोकतंत्र के बारे में सवाल उठाया कि देश में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं। मुझे बताइए, एक छोटी सी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जिसका नाम है, वो एक गीत गाती है 2 मिनट का, और बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश सरकार हिल जाती है, उसके घर कानपुर जाती है, कानपुर में वो लड़की नहीं मिलती तो दिल्ली जाकर उसे नोटिस देकर आती है। इतने क्रिमिनल घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या कोई भी स्टेट की पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है कि उसके एक घर से छोड़कर 500-600 किलोमीटर दूर जाकर नोटिस देती है? मुझे बताइए, कितने सारे पत्रकार थे जो सरकार की योजनाओं पर, नीतियों पर आलोचना किया करते थे, आज उन्हें टीवी चैनलों से बाहर बैठा दिया गया। कितने ऐसे पत्रकार थे, गौरी लंकेश का कत्ल को गोलियों से छलनी क्यों किया गया? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती थी, सरकार से सवाल करती थी। एक पत्रकार रविश कुमार, सिर्फ उसकी आवाज को बंद करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर दिया गया और एक NDTV चैनल खरीद लिया गया। कहां लोकतंत्र है? कौन सा लोकतंत्र है? और दूसरी एक बात, ये बात को कह रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों को इन्होंने बहुत अच्छा बताया। मुझे बताइए, इतनी सारी अच्छी नीतियां लगाने के बाद, इतना GST से टैक्स कलेक्शन करने के बाद भी अगर बहुत सारे इंडेक्स हैं, बार बार टीवी चैनलों पर बार बार अलग अलग प्रवक्ता इन बातों को बोलते रहते हैं, बार बार क्या उन्हें बोला जाए? हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान कहाँ है ये सबको पता है, महंगाई कहां तक पहुंच गई है ये सबको पता है, बेरोजगारी का क्या आलम है भारत देश के अंदर ये सबको पता है। तो जब इतनी सारी नीतियां, इतने सारे टैक्स, अच्छी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, फिर भी देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, फिर भी देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और एक बात इन्होंने कारपोरेशन के माध्यम से कही थी कि कारपोरेशन में हम शिवसेना के खिलाफ बात करते हैं और महाराष्ट्र में हम जो है वो उनके साथ बात करते हैं। कारपोरेशन में हमने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही थी उसका समर्थन कभी नहीं किया। हमने मुंबई के विकास के लिए, उनके मूल अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कारपोरेशन में आवाज उठाई। और आज भी हम जो पिछले 2.5 सालों में, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, उसके बावजूद कारपोरेशन ने विपक्ष का रोल निभाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से समर्थन वापस नहीं दिया, शिवसेना की नीतियों को समर्थन करती रही। क्यों समर्थन कर रहे थे आप? जब आप वहां महाविकास आघाड़ी में उसके मुखालिफ थे, तो फिर कारपोरेशन में समर्थन क्यों कर रहे थे? आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम कारपोरेशन में खिलाफ बात बोलते हैं और महाराष्ट्र में जाके एक साथ हो जाते हैं। तो आप महाराष्ट्र में खिलाफ बोल रहे थे और कारपोरेशन में जाके एक साथ हो रहे थे। तो देखिए, दोहरी नीतियों का जहां तक सिलसिला है, जहां तक लोकतंत्र की बात है, जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी की बात है,
तो मुझे नहीं लगता कि आज पूरा देश और पूरी दुनिया की बात नहीं जानती कि किस तरह से तानाशाह इस पूरे देश के अंदर फैला हुआ, इस देश के अंदर फैला हुआ। एक छोटी सी बात बोलता हूँ प्रदीप जी, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी के लिए एक पुरानी बात एक मिनट में पूरी करने की कोशिश करूंगा। देश आजाद हो चुका था, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद एक सभा में गए। उस सभा में एक बूढ़ी महिला आई, उस महिला ने बढ़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रास्ता रोक लिया और उनसे कहा कि पंडित जी, भारत तो आजाद हो गया, देश को आजादी मिल गई, आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुझ बुढ़िया को क्या मिला? नेहरू जी ने कहा कि देखिए माता जी, आपको यही मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की हिम्मत कर सकते, ये अंग्रेजों के दौर में नहीं हो सकता। मुझे बताइए कि क्या आज मोदी जी के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल सकता है? कोई टीवी चैनल, कोई अपना प्रिंट मीडिया या किसी भी तरह का सोशल मीडिया क्या एक लफ्ज बोल सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी नेता या उसके किसी ऐसे साथी की जो उद्योगपति है यानी अडानी, उसके खिलाफ बोलना यानी राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलना हो गया। क्या ये स्थिति पहले थी इस देश में? पहले ऐसा लोकतंत्र था जहां आदमी एक लफ्ज नहीं बोल सकता था? तो देखिए साहब, आंकड़ों को गिनाना और विकास की बातें कर देना और उतने सारी परियोजनाओं के ऊपर बात कर देना, ये तो हर सरकारें हर दौर में करती आई हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीजें कोई पहली बार हो रही है। देश में सड़क क्या पहली बार बन रही है? देश में जो पानी की योजनाएं क्या पहली बार हो रही है? देश में लोगों को भारतीय कांग्रेस की जब सरकार थी, फूड सिक्योरिटी बिल आया था, यानी इस बात को पक्का किया गया था कि अगर किसी आदमी के पास उसके पास कमाने का साधन इस वक्त नहीं भी मौजूद है तो भी उसे खाना मिलना चाहिए, उसे राशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस के दौर में हुआ था। हम इसे फ्री कह के चिल्ला नहीं रहे थे, भारतीय जनता पार्टी फ्री कह के चिल्ला रही है। तो सरकारों का ये काम है देश के विकास में, देश के लोगों के लिए, उनके मूल अधिकार के लिए दिन रात काम करना, ये सरकारों का ये काम है, उसकी जिम्मेदारी है, ये तो एहसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है लोकतंत्र पर, मीडिया पर हमला कर रही है, आप देखिए कि देश के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि वो देश में एक ऐसा चुनाव आयोग चाहते हैं जो प्रधानमंत्री पर सवाल उठा सके। तो आजमी साहब बहुत लंबे चिट्ठा पढ़ा दिया। अब शिलार साहब को रिप्लाई करने दीजिए, बिकॉज बहुत आपने पूरे एक चीज गिनाए कि क्या क्या हुआ, मीडिया पे अत्याचार हो गए, जस्टिस ने बाहर खुलकर विरोध किया, एम्प्लॉयमेंट कहाँ क्रिएट किए, ये पहले से डेवलपमेंट आता जा रहा है। शिलार साहब बोलिए सर। मुझे इनका सब बातें सुनते हंसी आ रही थी। ये कह रहे थे कि देश में दमन हो रहा है। रोज सुबह उठकर आप 9:30 बजे टीवी पर एक व्यक्ति को देखते हैं, वो सिर्फ दूसरे को गाली देते रहता है, बहुत बड़ा मोंगा है। हम सुन रहे हैं, हमें उनकी बातें पसंद नहीं आती, लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम व्यक्ति के विचारों का आदर करते हैं, हम उनको सुनते हैं। सबको तकलीफ देते, सामना पेपर में रोज क्या क्या छप के आता है हम देख रहे हैं। हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनकी बातें हमें पसंद नहीं आती, फिर भी लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। इनके ही राज्य के सरकार में आपके जैसा ही एक चैनल था, रिपब्लिक चैनल, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की थी आपने देखा है। कंगना राणावत को का घर किसने तोड़ा था आपने देखा है। नारायण राणे के घर के ऊपर कार्रवाई किसने की थी, कौन करने गया था आपने देखा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को कितनी गालियां इन्होंने लास्ट 5-7 साल में दी आमचून के लिए। आज तक इस विश्व के कोई देश ने इतनी गालियां कभी दी नहीं होगी। इतनी गालियां देश के प्रधानमंत्री तक देते हैं। जीते मौत का सौदागर से लेके देश तक हर गालियां देते, लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री खुद ही कहता है ये मुझे गाली देंगे चलेगा, लेकिन देश को गाली मत दो, इस देश के सोल्जर्स को गाली मत दो, इस देश के मिलिट्री को गाली मत दो। और तो ये मोदी जी की विशेषता है, हर गाली को पत्थर बनाकर और अपने वोट्स बढ़ाते जाते, अपना काम बढ़ाते जाते।
तो ये क्या बोलेंगे? इनके मंत्री आवाड़ साहब घर में आए हुए लोगों को मारते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इनके एक मंत्री है जो पालक मंत्री थे, वो आतंकवादियों को फांसी पे जिसको लटकाया उसकी फांसी रद्द होनी चाहिए, उसके लिए लेटर लिखते हैं, फिर भी हम ये सब सहते हैं। ये हमें दमन का बात करेंगे। इमरजेंसी देश में किसने लाई? किशोर कुमार के गाने किसने रुकवाए? किसने जुडिशरी को शांत करवाया? किसने इस देश में पुलिस, न्यूज़पेपर और हर सिस्टम के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा? ये हमको क्या बताएंगे? इमरजेंसी की बात तो उन्होंने करनी ही नहीं चाहिए। इनका कहना है इतने साल जैसा इस देश में आओ जाओ घर तुम्हारा इस तरह का वातावरण था वैसा ही आगे रखे, हम कुछ न करें, इनके सब धंधे वही जायज कराएं। मोदी जी ऐसे व्यक्ति है, पहले बार इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिसके विदेश से आकर लोग ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड लीडर है, इनके पीछे दुनिया है। आप मुझे बताइए साहब, हम लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं? मैं एक ही उदाहरण दूंगा। ये दमन की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। घर घर नल का जल एक योजना, 70 साल में स्वतंत्रता के बाद अभी तक 3.5 करोड़ लोगों के घर में सिर्फ नल का जल गया है। लास्ट 3 साल में 11 करोड़ लोगों के घर टैप का स्वच्छ वाटर गया। घर घर नल का जल, ये कॉमन आदमी के लिए हम सोचते हैं। 10.5 करोड़ टॉयलेट्स हमने बनाए, इन्होंने इतने कभी सोचे भी नहीं होंगे, बनाना लंबे की बात है। 9.5 करोड़ घरों में गैस दिलवाया। 2.5 करोड़ घर में जिनके पास इनके 65 साल के राज में बिजली नहीं थी, वहां हमने बिजली पहुंचाई। 3.25 करोड़ घर नए बनवाए। 3.25 से 25% घर भी आप नहीं बनवा पाए, हमने बनवा के दिए। मैं ऐसी पूरी लिस्ट बना सकता हूं जो आप सपने में भी सोच नहीं पाए, वो हमने हकीकत में लाए। किसको देखा? अंतिम व्यक्ति को देख के काम कर रहे हैं हम लोग। यही चुभन है, लाभार्थी बढ़ रहे हैं, बीजेपी के वोट साल भर साल बढ़ रहे हैं। आप कितना भी चिल्लाओ, सीट्स तो हमारी बढ़ेगी, सरकार हमारी लंबी चलेगी, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ेगा, 51% वोट हमको मिलेंगे, क्योंकि कॉमन आदमी हमारे साथ है। हम हमारा काम करते जाएंगे। कोई इस देश में दमन कोई किसका करता नहीं है। गलत चीजों के बारे में काम करना, ये महाभारत रामायण काल से हमको शिक्षा दी गई है, ये संस्कार हमारे पर हुए हैं। जब भी देश में गलत व्यक्ति पैदा होंगे तब एक कृष्ण भगवान आएगा, तब एक राम आएगा और वो गलत व्यक्ति का संहार करेगा। और जब गलत व्यक्ति का संहार होता है तो गलत लोगों के दोस्त है उनको ये तकलीफ होती है। वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे। आजमी साहब, उन्होंने पूरा बीजेपी का इतना गिरा दिया, नल से जल, पीएम किसान, घर हर घर दे दिया, गैस फ्री कर दिया, टॉयलेट्स बना दिए, आयुष्मान भारत में कितने लोगों को फायदा हुआ, हर घर नल से जल। तो कैसे कैसे करोगे आजमी साहब? कांग्रेस कैसे करेगा? सिर्फ राहुल गांधी जी का मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत जबरदस्त था, पूरे कांग्रेस एक साथ आ गए थे, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ गए, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आए। मगर इतने जो अपना विनोद शेलार साहब ने जो गिनाए डेवलपमेंट काम गरीबों के लिए, आजमी साहब कैसे करोगे? कैसे करेगा कांग्रेस? हाउ विल द कांग्रेस फेयर सर? आजमी साहब, कैन यू हियर मी? हमारे काम सुनकर उनके हेलो, काम बंद हो गया, सुनने का काम आवाज आ रही कर दी। यस आजमी साहब। नहीं आ रही है। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने साथ साथ आंकड़े भी बताए। हाँ हाँ, कि इतने करोड़ लोगों को घर दे दिया, इतने करोड़ लोगों को पानी दे दिया। मैं उनसे तो ये बताना भी चाहता हूँ और उनसे ये समझना भी चाहता हूँ कि देश की आबादी 10 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ है। देश की आबादी में सिर्फ जो जल नल से 2 करोड़ और 3 करोड़ लोगों को आपने पानी पहुंचाया, महाराष्ट्र की भी आबादी उतनी नहीं है। तो और 2014 से पहले ये देश अंधेरे में नहीं रहता था। 2014 से पहले इस मुल्क में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। 2014 से पहले लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। 2014 से पहले वो सोशल मीडिया भी आ चुका था जिसने इस देश में इनकी सरकार को बनाया।
जिस पर इन्होंने अपने झूठे प्रोपेगेंडे को चलाया। तो ये लोगों को बिजली पहुंचा देना, ये सब काम हो रहे थे। आपके आने से पहले आईआईटी बन चुका था, आपके आने से पहले एम्स बन चुका था, आपके आने से पहले ये महाराष्ट्र जो था पहले भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करता था, सबसे ज्यादा टैक्स दिया करता था। तो आपके आने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं, और आपके आने के बाद 2014 के बाद लोग प्रधानमंत्री को गालियां देने लगे हैं। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री को बहुत सारे आम आदमियों ने गाली दी होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो गाली देता है वो मोदी जी थे। मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा। एक ऐसी महिला जिसने इस देश के नाम पे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसे वो कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा। ये तरीका है ये बात करने का, ये हिंदुस्तानी सभ्यता है क्या? एक महिला को हिंदुस्तान में उसे मां माना जाता है, उसे बेटी और बहन माना जाता है। आपके मुख्यमंत्री का जितनी हिकारत से नाम ले रहे हैं। बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दीदी वो दीदी कह के कोई एक महिला को डराने की कोशिश कर रहा है। तीसरा नाम बताता हूं, प्रधानमंत्री की बात हमारे साथी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे। क्या कहते थे वो कि रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री जी नहाते हैं। बताइए, ये बातें शोभा देती हैं? 50,000 की गुड़िया, 50,000 की पता नहीं क्या वो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, लाल आंखें दिखाना है चीन को, ये सब बातें कहा करते थे। कहते थे कि देश का रुपया अगर गिरता है डॉलर के मुकाबले तो वो रुपया नहीं गिरता, देश का सम्मान गिर जाता है। कहां तक सम्मान गिराने चले गए, कहां तक वो चले गए? कौन? देखिए साहब, ये लोगों को धार्मिक बातें बताना, उन्हें धार्मिक तौर से उनकी भावनाओं को भड़काना और उस पर वोट ले लेना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। जिस दिन लोगों के जिस दिन ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है आज भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है, क्योंकि लोग धीरे धीरे अब ये भी समझने लगे हैं कि इनके वो अच्छे दिन का नारा वो पहले ही कह चुके हैं कि ये तो एक जुमला था। वो 2 करोड़ नौकरियां, वो 15 लाख रुपए, ये पहले ही कह चुके हैं कि वो जुमला था। ठीक है, लोगों ने वक्त दिया, टाइम दिया कि शायद कुछ कर जाएं, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं साहब। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि रामराज आ गया। दीक्षित परिवार जो एक गरीब परिवार था दीक्षित परिवार, उस पर बुलडोजर चलाकर उसे जिंदा जला दिया गया। यही आप कह रहे हैं कि आपका राज आ गया, अब मैं राम राज्य आ गया, यही आप कह रहे हैं। क्या राम राज्य में ये होता था कि किसी बेगुनाह को, नासिर और जुनैद नाम के बेगुनाह लड़कों को गौ हत्या के नाम पर खुलेआम दिन दहाड़े मार कर पीट कर और गाड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया गया? क्या ये सब बातें राम राज्य में होती थी? अगर ये, मुझे इसका जवाब दीजिए आप कि आप कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं और कौन से नए अवतार को पैदा करने की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान पहले से ज्यादा बुरे हालात में क्यों जा रहा है, इसका जवाब दीजिए ना। हंगर इंडेक्स में पहले कहा था, क्या अब उससे अच्छा हो गया? तो आप बताइए कि उससे अच्छा हो गया। आप महंगाई इन्फ्लेशन में कहा था, क्या अब उससे अच्छा हो गया? इस पर बात करिए कि आपने इंप्रूवमेंट क्या किया। आप खाली घुमाने वाली बात कर रहे हैं कि बिजली दे दी, जल में नल में जल दे दिया। इसके पहले भारत प्यासा नहीं मर रहा था। इसके पहले भी भारत में योजनाएं बड़ी बड़ी, हीराकुंड डैम बनकर सालों हो गया। आपको शायद हीराकुंड डैम का नाम नहीं मालूम होगा। हीराकुंड डैम बनकर सालों गुजर गए। वो कांग्रेस सरकार में बना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बना था। क्या आपने उतना बड़ा कोई डैम बनाया? सबसे बड़ा आजमी साहब, विनोद जी वांट टू रिस्पोंड टू दैट, ही वांट्स टू रिस्पोंड टू दैट। विनोद जी बोलिए 100% सर, रिप्लाई मी प्लीज। मैं रिप्लाई जरूर करना चाहूंगा। मेरे साथी को एक बात ध्यान में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि इसके पहले बिजली नहीं थी। मैंने कब किया बिजली नहीं थी? मैंने कहा मोदी जी आने के बाद में 2.5 करोड़ इस देश में परिवार ऐसे थे जिनके पास आप 65 साल बिजली नहीं पहुंचा पाए, हमने पहुंचाई। मोदी जी आने के पहले 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, आप कर नहीं पाए तो हमने कर दिया। घर घर नल का जल, यानी कि पानी मिलता नहीं था, मिलता था ना। लोग 4 किलोमीटर लंबा जाते थे, बावड़ी के नीचे उतरते थे, पानी लाते थे, और वो पानी भी अशुद्ध होता था तो बीमारियां बढ़ती थी। हमने क्या किया? लोगों के बीमारी के ऊपर क्या पैसा कम करवाया खर्चा। इसके लिए जब मैं ये कहता हूँ 2 करोड़ परिवारों के घर नल का जल, यानी एक घर में अगर 5 करोड़ लोग रहते तो 55 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिनिमम हो गया, जिनके घर में
नल का जल आया, यानी स्वच्छ पानी आ गया, तो उनके जीवन में बदल आ गया। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अभी आपके राज्य में मैं देखो, मैं जो फिगर्स बता रहा हूँ ये सब नेट के ऊपर उपलब्ध है। मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ, मन की बात तो प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन आपको बता देता हूँ, आपके राज्य में देश में अलग अलग जो रोड बनते थे, अगर आप ज्वाइन करोगे आसपास, तो हर दिन में 3.5 से 4 करोड़ के रोड बनते थे। अभी हमारे नितिन जी के राज में हर दिन 35 किलोमीटर के रोड बनते हैं। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है वहां डेवलपमेंट हो ही जाता है। ऐसा कहते हैं, कोई किसी ने कहा है अमेरिका इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि वहां अच्छे रोड है, इसके लिए नहीं, अच्छे रोड के कारण अमेरिका बड़ा बना है। आज वंदे भारत ट्रेन आई है, कितनी अच्छी अच्छी ट्रेन आई है, ये सब क्यों आ रही है? ये मोदी जी की वजह से आई है। आपको इतने एयरपोर्ट, छोटे एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्ट लगातार इस देश में बढ़ रहे हैं। आपने मुझे बोल रहे हैं क्या काम किया दिखाई है भाई, को इतना बड़ा उदाहरण है कोविड में, पूरे विश्व की इकोनॉमी चरमरा आ गई है। उनका जो ग्रोथ रेट है वो 50% पे आ गया है। लेकिन ये भारत एकमात्र देश है, वो आज का ग्रोथ रेट आज भी बढ़ गया है। इसके पहले, कोविड के पहले कौन से ऐसा वैक्सीनेशन था जो देश में इतने जल्दी बन गया? 20-20, 25, 30 साल लग गए थे हमें कोई भी वैक्सीन डेवलप करने के लिए। लेकिन कोविड में हमने 9 से 11 महीने के बीच में ये सब वैक्सीन लाए और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया। बाहर एक्सपोर्ट किया, वो अलग किया। हमने जो जो यहाँ पर काम किया, ये वो रोल मॉडल लोगों ने उसको फॉलो किया है। इमीडिएटली वैक्सीन इधर नहीं लगाया तो मोबाइल पे SMS पे आता था कि इमीडिएटली लग गया। ये तो अमेरिका और US भी नहीं कर पाया, इंग्लैंड भी नहीं कर पाया, वो हमने करके दिखाया। अंग्रेज से जाने के बाद इस देश में, मुंबई में जो लोग Yes, yes, yes. We have lost Vinod Chellaji. We have lost Vinod Chellaji. Network issue. आजमी साहब, आपने सुन लिया क्या क्या बोल दिया उन्होंने, पूरे गिना दिया। विश्व गुरु है हमारे देश, और आप इसको मानते नहीं आजमी साहब। राहुल गांधी जी जबरदस्त यात्रा तो निकाल। पहले मैं आपको बता दूं, भारत जो है ना, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देश नहीं। भारत जो है वो तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। भारत की हर काबिलियत पर, भारत की काबिलियत पर पूरे हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि भारत जो है वो विकसित देश नहीं है। बिल्कुल हम विश्व गुरु बन सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली विश्व गुरु बनने की कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है, उसका कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ खड़े रह के तेजी से दौड़ना और पहले नंबर पे आ जाना। जो बातें हमारे साथी ने कही, जैसे कोरोना की जो बात कही उन्होंने कि कोरोना में वैक्सीन बना, ये और इस तरह से सब। देखिए, जहां तक पूरे देश की बात है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जिसे कोरोना की महामारी में सबसे बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए लोगों ने सराहा। ऑक्सीजन का जिस तरह से इंतजाम महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से कोविड सेंटर्स बनाए गए महाराष्ट्र के अंदर, महाविकास आघाड़ी ने ही वो तमाम काम किए थे। तो जिस तरह से इस कोरोना के बीच दौरान महाविकास आघाड़ी ने काम किया था, मुझे 1-2 राज्य और होंगे जिन्होंने इस स्तर पर काम किया था, सभी लोगों ने उसकी सराहना भी की। और पूरा देश जो है वो मोदी जी के साथ खड़ा था उस कोरोना काल के संकट में। लेकिन उसका श्रेय अकेले आप ले जा रहे हैं, तो फिर अगर आप अकेले ले जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जहां बहुत जबरदस्त मुख्यमंत्री योगी जी काम करते हैं, लाखों लोग साहब ऑक्सीजन नहीं मिलने पे मर गए। कितने ऐसे लोग थे जो बेचारे रिक्शाओं में और सड़कों पर बैठे बैठे ऑक्सीजन का इंतजार करते मर गए। जब ये आप ही की उपलब्धि थी, ये आप ही की योग्यता थी कि महाराष्ट्र में इस तरह का इंतजाम था, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह का इंतजाम था? दूसरी एक बात, तो ये देखिए, ये सब बातें करना कि उन्होंने कहा कि वो रोड इतने बन गए, मैं वही पूछा, मैं ये नहीं कहा कि आपने बिजली नहीं दिया, आपने पानी या रोड नहीं दिया, मैं कह रहा हूं आपने भी दिया। पर आप जब आंकड़े गिनाते हैं तो आपको ये आंकड़ा गिनाना चाहिए कि 100 में कितने लोगों को आपने दिया और कितने लोगों के पास पहले से था। तो भाई 90 लोगों के पास पहले से था, 10 को आपने भी दे दिया, अब आप उसको उपलब्धि गिना रहे हैं। आजमी साहब, उनको रिप्लाई देने दीजिए, लेट हिम रिप्लाई।
आपने बहुत सारे गिना दिए कि एक बात का आप साथ में एक रिप्लाई और दे दीजिएगा। हमारे साथी को मैं निवेदन करूंगा कि मोदी जी जब अपने विकास की बात करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि वो वाजपेयी जी ने भी 5-6 साल देश में हुकूमत की थी, उनके कामों को भी नहीं गिनाते। वो बताते हैं कि उस काल में भी कुछ नहीं हुआ था, सारा काम जो है वो मोदी जी के ही दौरान हुआ है। एक और आपको मैं बता देता हूं, जो सड़कों का निर्माण अच्छा हो रहा है, नो डाउट होना भी चाहिए। अब 2022-23 में हम लोग पहुंच गए हैं जहां पूरी दुनिया में इस तरह का काम हो रहा है, तो हम भी उसका कंपटीशन बिल्कुल करेंगे। 1 किलोमीटर सड़क जब बनती है 4 लेन की, तो उसे 4 किलोमीटर गिना जाता है। यानी 1 किलो सड़क बनी, 4 अप और 4 डाउन, तो यानी उसे 8 किलोमीटर गिना जाता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, खाली इस पे मैं कोई मतलब चोट नहीं कर रहा हूं। आप बताइए साहब अपनी बात का। शेलार साहब, चार्जेस। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं, बीच में मेरा आवाज कट हो गया, तो कहाँ तक पहुंचा था मैं समझ नहीं पाया। आप थोड़ा बता पाएंगे तो मैं इनको बराबर आंसर करता हूँ। नहीं, वही बोले कि पहले भी चल रहा था, कुछ नया क्या आविष्कार किया, विश्व गुरु नहीं, जरूर उसके है, पहले बट मैंने शायद, हाँ सर ऐसा है, इन्होंने कहा रोड के बारे में पहले कुछ नहीं हुआ। मैं किधर बोल रहा हूँ, मैंने कहा खुद कि आपके राज्य में भी 3 से 4 किलोमीटर के रोड बनते थे, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो सबसे लंबा और कम एक दिन में रोड बना, वो तो मोदी जी के काल में हुआ। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल रहा है। आज देश में 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर के रोड डेली बनते दिखते हैं। आप उसको बोलेंगे कि एक किलोमीटर को 4 लेन को 4 किलोमीटर बोलते हैं। आप जाके नेट पे देखिए, फिगर्स मिल जाएंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गर्ल टू बॉय जो रेशियो है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का रेशियो इस देश में, पहली बार इस देश के इतिहास में लड़कियों की संख्या लड़के से ज्यादा होगी। रेशियो देखिए, ये भी काम मोदी जी के राज में हो गया। अभी आप भी बोलेंगे हमारे काल में नहीं होता था। भाई नहीं होता था ना, फिगर बता रहे, मैंने तो सब फिगर बताए, आपने एक फिगर भी बताया क्या? मैं फिगर बेस बोल रहा हूँ, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरी बात को कोई भी आप काटो और मुझे बताइए। आज देश में 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत स्कीम में आते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी स्कीम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा विश्व बोल रहा है। 50 करोड़ लोग इसमें आते हैं। अभी तक 80,000 करोड़ लोग पैसा इसमें बढ़ गया है। यानी अपने लोगों का जो आम आदमी है उसको 80,000 करोड़ रुपए अपने घर के लोगों का उपचार करने के लिए मिले। अब ये प्रधानमंत्री अपना जन औषधि का बात करिए, प्राइजेस 20% आए टैबलेट्स के, कैप्सूल्स के, उसमें करीबन 30,000 करोड़ लोगों को फायदा हो गया, उनके जेब से कम गए। ये जो स्टेप डालते हैं ना आप, बाईपास और इसमें डालते हैं, उसकी कॉस्टिंग 20% हो गई। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, आपको क्या बोलूं मैं आपको, और कौन से फिगर आपने मुझे बताऊं। अभी आजमी साहब का कहना है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम, शेलार साहब उनका कहना था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमवीए गवर्नमेंट परफॉर्मेंस वाज बेटर देन द यूपी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि यूपी का आपको ये भी मैं फिगर के साथ बोलूंगा, ये भी मैं फिगर के साथ बोलूंगा सर। अब ऐसा है, मुझे लगता है कोविड एक के बात का टाइम खाली में मुझे लोग, जवाब दे देना। गरीब आदमी को घर में अनाज मिल रहा था क्या? वो कौन दे रहा था? सेंटर से ही मिल रहा था। सेंटर से 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में फ्री में अनाज देने का काम मोदी जी ने किया, अभी भी दे रहे हैं, 1 साल और बढ़ाया। उल्टा कोविड पीरियड में एक ऐसा मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र ने देखा जिसने 9 महीना विधान भवन का, मुख्यमंत्री कार्यालय का मुंह नहीं देखा, एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस कोविड काल में ऐसे कोविड सेंटर इस मुंबई में बने, जो कोविड सेंटर 2-2 हजार बेड के बने, लेकिन यूटिलाइज ही नहीं हुए, उनमें एक पेशेंट भी नहीं गया। ये परिस्थिति हमने देखी। ऑक्सीजन की ये बात कर रहे हैं, अभी क्या बोलूं ऑक्सीजन की बात, कहाँ ऑक्सीजन मुंबई में मिल रहा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ किया, लेकिन वो कोई बहुत बड़े लेवल का था ऐसा नहीं है। उल्टा इधर हमारी मुंबई की सिस्टम चरमरा गई, जिसके कारण और भी देश में कोविड बढ़ा। ये बात तो सच है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अगर जगह जगह घूमते जाते, आप देखिए उस टाइम विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस कितना बार फील्ड में घूमे और हमारे मुख्यमंत्री कितना टाइम फील्ड में घूमे।
ये आप खुद ही अपने आप चेक कर सकते हैं, मुझे अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड बताएगा। और योगी जी का बात तो आप सोच ही दो भैया, योगी जी का बात से आप तो कल्पना के परे है, आप सोच ही नहीं सकते उन्होंने जो किया, जो ड्रामेटिक रिजल्ट यूपी ने दिया है, शायद किसी ने दिया है, शायद किसी ने दिया है। तो कोविड के टाइम में आप लोग का परफॉर्मेंस के बारे में आप ना बोलो तो अच्छा है, नहीं तो मैं और 8-10 फिगर आपके ऐसे बताऊंगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। शेलार साहब, आजमी साहब, इट हैज बीन अ फैंटास्टिक, जबरदस्त डिबेट हुआ। जिस प्रकार से आप लोग दोनों के पास इतने स्पेसिफिक नॉलेज है, इतने आपने स्टैटिस्टिक्स। आजमी साहब कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, द फाइनल वर्ड बोलिए सर, आजमी साहब बोलिए। मैं सिर्फ आखिरी में जो शेलार साहब ने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, मैंने पहले भी उनको यही कहा कि नया तो बताइए कुछ। राजीव गांधी जीवनदायी योजना सालों से चल रही है देश में, हजारों करोड़ों लोगों ने उसका फायदा उठाया है, पर कभी कांग्रेस ने फ्री 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 करके उसके बारे में चिल्लाया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि पहले हो ही नहीं रहा था, मुझे उस पर ऐतराज है। काम करना देखिए सरकार का दायित्व है। और मैं फिर आपको ये बता रहा हूं कि एक बड़ा अच्छा एक किसी का शेर है कि बांध कर हाथ मेरे रस्मों की जंजीरों से, चूड़ियों से ये तकाजा है कि खनकते रहना, किसी महिला शायरा का शेर है। यानी वो ये कह रही है कि हाथ तो आपने बांध दिए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि चूड़ी भी खनकाते रहो। तो दोस्त देखिए, मेरा कहने का मकसद आखिरी में सिर्फ इतना है कि खाना, पानी, नौकरी, इलाज, दवा, किताब, पढ़ाई, स्कूल, ये तमाम जितनी सरकारें हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है उनको अपने लोगों को देना। लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति को भारत के अंदर संविधान के बताए हुए तरीके से अपनी तमाम चीजें करने के लिए पूरी आजादी होनी चाहिए। वो आजादी आज देश में खत्म है। पत्रकारों को जबरन उठाकर उनकी नौकरियों से बाहर फेंक दिया जा रहा है, गीतकारों को गीत तक गाने नहीं दिया जा रहा है। आपने किशोर कुमार की बात कर दी, किशोर कुमार तो बहुत नामचीन आदमी थे, पूरी दुनिया उनको जानती थी। एक नेहा सिंह राठौड़ जिसे शायद उत्तर प्रदेश के भी पूरे लोग पहले नहीं जानते रहे होंगे, उसके ऊपर आप जाकर नोटिस दे रहे हैं। एक पत्रकार को आप उसके घर में घुस के, महिला पत्रकार को गोली मार दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि साहब जो है बहुत अच्छा किया। योगी जी की सरकार में दीक्षित परिवार, गरीब परिवार, झोपड़े में रहने वाला परिवार, पूरा डीएम एसडीएम सारी फोर्स जाकर जैसे किसी आतंकवादी का घर तोड़ रही है, उसके घर में घुसकर उसका घर तोड़ दिया और वो बेचारे जिंदा। फाइनल वर्ड आजमी साहब, शेलार साहब बोलिए। ये एक आखिरी बात साहब, एक आखिरी, मैं ये बोल रहा हूं, इस पर बात करिए ना। वो आजादी क्यों नहीं है देश के लोगों को? वो चीज क्यों नहीं है जो अपने आप को, वो महिला जिसे नेहरू जी ने कहा था कि तुम इस आजाद भारत में तुम्हारा ये अधिकार तुम्हें मिला कि तुम प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर खड़ी हो सकती हो। मोदी जी से सवाल करने का साहस कोई पत्रकार आज क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर कर रहा है तो उसे उसकी नौकरी से हाथ क्यों धोना पड़ रहा है? ये सिंपल सी बात है। वो भावनाओं को अगर आप समझेंगे तो मेरी बात का शायद जवाब दे देंगे। शेलार साहब, द फाइनल वर्ड। अभी मेरे दोस्त ने कुछ शायरी कही थी, मेरे अंदर का भी शायर थोड़ा जागरूक हो गया। उन्होंने कही कि देश में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसी तकलीफें दी जा रही है। इनके कार्यकाल के बारे में मैं एक दो वर्डों में, उसका परफेक्ट वर्ड टू वर्ड मत लीजिए, उसका अंदर का भाव समझिए। इधर इनके कार्यकाल में क्या होता था वो मैं बता रहा हूं। इधर गधे उधर गधे, सब जगह गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधा का एक च्यवनप्राश। तो ऐसे जो अच्छा काम करने वालों को शाबाशी देने का काम हम कर रहे हैं, गलत काम करने वालों को हम पनिशमेंट दे रहे हैं, और इसके कारण ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे, क्योंकि अच्छे काम करने वालों को हम आगे लेके जा रहे हैं। यही फर्क है, सोच में फर्क है। आपने भी काम किया, आपने भी काम किया, लेकिन अगर हम डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं तो हम कहेंगे हम डिस्टिंक्शन में आए। आप पास क्लास में आए तो भी हम कहेंगे आपने भी पढ़ाई की है, लेकिन पास क्लास तो पास क्लास होता है और डिस्टिंक्शन तो डिस्टिंक्शन होता है। और डिस्टिंक्शन में जाने के बाद भी बच्चा नहीं बोले मैं डिस्टिंक्शन में हूं नहीं, तो नहीं चलेगा ना साहब। तो जो पास क्लास में उसने सुनना पड़ेगा भाई डिस्टिंक्शन में है। मैं आपके मन की पीड़ा समझ सकता हूँ। धन्यवाद। Fantastic debate. It was fantastic. Azmi Saab, Shelar Saab,
वेरी फंटास्टिक. जिसने भी डिबेट सुना होगा, इट वॉज फुल ऑफ एजुकेशन. आपने इतने टेक्निकलिटीज, स्टैटिस्टिक्स, दोनों कांग्रेस एंड बीजेपी इतने फंटास्टिक तरीके से प्रेजेंट कर दिया. कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने किया. इट वॉज अ ग्रेट डिबेट, a very fantastic debate by both of you all. Thank you so much for being in the show. Azmi Saab, Shelar Saab, thank you so much. Thank you, sir. That was fantastic. A very, very informative debate session in which the Congress and the BJP put absolute, very minute details about how the country is progressing. As we say and always say in every system, we the people, the Constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. As we always say, anybody rules, all the government, the entire political process, whoever rules, whoever governs, who are in the opposition have to see that the four pillars of the Constitution, justice, equality, liberty and fraternity are protected. The founding fathers have dug it absolutely deep, unshakable. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again with more such important issues on a daily basis. See you again tomorrow. Bye for now.